मैच्योर थीम। डिस्क्लेमर, ये ऑडियो सीरीज मैच्योर थीम्स, लैंग्वेज और वायलेंस को कंटेन करती है जो सभी लिसनर्स के लिए सूटेबल नहीं है। पेरेंटल एडवाइस नेसेसरी है। ये कंटेंट एडल्ट ऑडियंसेस के लिए है और इसमें कॉम्बैट, ब्लड, मर्डर, पोटेंशियली डिस्टर्बिंग सिनेरियोज और स्ट्रॉन्ग लैंग्वेज इंक्लूड हो सकती है। अगर आप ऐसी कंटेंट से इजीली ऑफेंडेड या डिस्टर्ब्ड हो जाते हैं तो प्लीज ना सुने। ये ऑडियो सीरीज किसी भी प्लेटफॉर्म कंटेंट को कॉपी नहीं करती है। स्टोरी फैंटेसी बेस्ड है। अगर कोई नाम मैच करता है तो हम इसे एक कोइंसिडेंस कह सकते हैं। यह ऑडियो बुक फन और जॉय पर्पसेस के लिए डिजाइंड है। यह बुजुर्ग जो 60 साल का लग रहा था, मोटे लिनन के कपड़े पहने हुए था जिस पर थोड़ी धूल जमी हुई थी। दूर से देखने पर वह एक साधारण किसान जैसा लग रहा था जिसमें कोई खास गुण नहीं था। फिर भी वह जहां भी गुजरता, डेस्टिनी हॉल की भव्य संरचनाएं जो आमतौर पर शानदार ढंग से चमकती थीं, महज सजावट की तरह लगती थीं, जो उसे रोकने में पूरी तरह से अप्रभावी थीं। एक विशेषज्ञ गजोधर की पुतलियां तेजी से सिकुड़ गईं। सोचने की कोई जरूरत नहीं थी। यह स्पष्ट था कि इस बुजुर्ग की ताकत समझ से परे थी। क्या वह स्टार रिवर दायरे के शिखर पर हो सकता है, या शायद उससे भी ऊपर? ऐसे व्यक्ति को यहां क्या चाहिए? गजोधर के भीतर आशंका की लहर दौड़ गई, यह जानते हुए कि ऐसी क्षमता वाले किसी व्यक्ति के खिलाफ गठन को बनाए रखना न केवल व्यर्थ होगा बल्कि उनकी नाराजगी भी मोल ले सकता है। उसी दिन ही आकाश की ओर हाथ बढ़ाया, जिससे उसके हाथ में एक टोकन दिखाई दिया। जैसे ही उसने उसमें उसमें शक्ति डाली, वह चमकीला गठन धीरे धीरे विलीन हो गया। इस समय तक वह बुजुर्ग उनसे 20 मीटर की दूरी पर पहुंच चुका था और उत्सुकता से आसपास की भीड़ को देख रहा था। थोड़ी देर की हिचकिचाहट के बाद गजोधर आगे बढ़ा और अभिवादन में अपनी मुट्ठियां बांध लीं। मैं गजोधर हूं, जेनिथ किंगडम में तलवार चाकू सेक्ट का सेक्ट मास्टर। क्या मैं पूछ सकता हूं कि सीनियर यहां क्यों आया है? मैं बस इधर उधर देख रहा हूं। लिनन पहने हुए बुजुर्ग ने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया, बल्कि उस क्षेत्र को स्कैन किया। वह जिसे खोज रहा था उसे न पाकर वह हैरान भाव से वापस मुड़ा। पड़ोस का डेस्टिनी हॉल खंडहर में क्यों है? मैं किसी को खोजने के लिए वहां जाना चाहता था, लेकिन यह पहले से ही मलबे में तब्दील हो चुका है। वरिष्ठ डेस्टिनी हॉल का दौरा करना चाहते हैं? गजोधर ने राहत की सांस ली और जल्दी से अपने बगल में बैठे जालंधर की ओर इशारा किया। यह जालंधर है, जो जेनिथ किंगडम के डेस्टिनी हॉल का हॉल मास्टर है। प्रसन्न होकर लिनन वस्त्र पहने बुजुर्ग ने अपनी दृष्टि जालंधर की ओर घुमाई। अपने पुराने दोस्त द्वारा बस के नीचे फेंक दिए जाने के बाद जालंधर ने मन ही मन कोसा, लेकिन खुद को संभालते हुए आगे बढ़कर और गहराई से झुककर प्रणाम किया। जूनियर। जालंधर सीनियर को नमस्कार करता है। मैं कुछ पूछना चाहता हूं। करीब 2 घंटे पहले क्या किसी ने आपके डेस्टिनी हॉल में असेसमेंट किया था? लिनन पोशाक पहने हुए बुजुर्ग, जो कोई और नहीं बल्कि चंद्रदेव थे, ने सीधे मुद्दे पर आकर पूछा। वह जेनिथ किंगडम
की ओर भागा था। यहां तक कि उसने एक दुर्लभ 7 खंड बग से जुड़ा भोजन भी छोड़ दिया था और कई बार डेस्टिनी हॉल के खंडहरों का चक्कर लगाया था। दर्जनों लोगों से पूछताछ की थी, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। यही उसे यहां ले आया। उनकी अत्यधिक शक्ति ने अनजाने में ही तलवार चाकू सेक्ट का निर्माण शुरू कर दिया था, जिससे अलार्म बज उठा था। जालंधर इस सवाल से चौंक गईं, लेकिन उन्होंने तुरंत सिर हिला दिया। हाँ, किसी ने मूल्यांकन किया था। यदि मूल्यांकन न किया गया होता तो डेस्टिनी हॉल नष्ट नहीं होता। चंद्रदेव की आंखें उत्साह से चमक उठीं। अब प्रतिभागी कहाँ हैं? क्या उनमें कोई असाधारण प्रतिभा थी? बुजुर्ग की आवाज से जालंधर को उसका उद्देश्य समझ में आ गया और उसने राहत की सांस ली। उसने तुरंत सिर हिलाया और विपिन और बाकी लोगों की ओर इशारा किया। सभी प्रतिभाशाली लोग यहाँ हैं। वे सब यहाँ हैं। चंद्रदेव का उत्साह बढ़ता गया। जैसे ही उसकी नजर समूह पर पड़ी, उसकी नजर तुरंत हर्यक अजात शत्रु पर टिक गई। उनमें से हर्यक अजात शत्रु सबसे युवा थे और उनकी साधना सबसे अधिक थी। उनके आभामंडल से यह अनुमान लगाया जा सकता है कि उनकी प्रतिभा निस्संदेह समूह में सर्वश्रेष्ठ थी। ये आप है? सोना खोजने वाले सोनार की तरह चंद्रदेव की आंखें संतुष्टि से चमक उठीं। एक प्रतिभाशाली व्यक्ति जिसने शेफ डेस्टिनी को समझ लिया था। सुंदर और प्रतिभाशाली यह व्यक्ति न केवल शिष्य बनने का हकदार था, बल्कि बेटे के रूप में भी एडॉप्ट किया जाना चाहिए था। चंद्रदेव बिना किसी शर्त के अपने जीवन भर के कौशल को प्रदान करने के लिए तैयार था। तुम्हारा नाम क्या है? चंद्रदेव ने अपनी दाढ़ी पर हाथ फेरते हुए गर्मजोशी से मुस्कुराते हुए कहा। मैं हर्यक अजातशत्रु, खुद को अलग पहचाने जाने से स्तब्ध उत्साह से भर गया। यह जूनियर हर्यक अजातशत्रु है। यह स्पष्ट था कि जो कोई भी तलवार चाकू सेक्ट के मास्टर और डेस्टिनी हॉल के मास्टर से ऐसा सम्मान प्राप्त कर सकता है, वह एक अद्वितीय विशेषज्ञ है। ऐसा अनुग्रह प्राप्त करना एक जबरदस्त अवसर होगा। चंद्रदेव ने स्वीकृति में सिर हिलाया। बहुत बढ़िया नाम है। पास आओ ताकि मैं तुम्हें देख सकूं। चंद्रदेव के अनुकूल रवैये को देखते हुए और प्रतिभाशाली व्यक्तियों की उनकी खोज को समझते हुए गजोधर ने सिफारिश की। वरिष्ठ, इस युवक विपिन का भी मूल्यांकन किया गया था। उसकी प्रतिभा भी उतनी ही उल्लेखनीय है। उसने विपिन की ओर इशारा किया। चंद्रदेव ने अपना सिर हिलाने से पहले विपिन की ओर एक नजर डाली। इस उम्र में दक्ष रैंक के पीक तक पहुंचना उसकी योग्यता सबसे अच्छी स्थिति में भी औसत दर्जे की है। विपिन की उम्र लगभग 26 या 27 साल लग रही थी। हालांकि मायावंश, व्हाइट रॉक सिटी या यहाँ तक कि जेनिथ किंगडम में ऐसी उपलब्धि को बेहतरीन माना जा सकता था, लेकिन चंद्रदेव की नजर में यह फीकी थी। कई प्रतिष्ठित परिवारों में बच्चे छोटी उम्र में ही साधना शुरू कर देते थे और कुछ के लिए 16 या 17 वर्ष की उम्र तक स्टार रिवर दायरे तक पहुंचना असामान्य नहीं था। स्टार रिवर दायरे को तोड़ने में असफल होने का तात्पर्य था कि उन्होंने स्वर्ग के भाग्य के दूसरे चरण को भी नहीं समझा था, जिससे उनकी प्रतिभा केवल औसत
दर्जे की थी। ऐसी योग्यताएं उनके शेफ डेस्टिनी सीखने के लिए अयोग्य थीं। अपनी प्रतिभा को इतनी बेबाकी से खारिज किए जाने पर विपिन ने बिना किसी परेशानी के बस अपना सिर हिला दिया। वह हमेशा लो प्रोफाइल रखना पसंद करता था। अगर दूसरे उसे कम आंकते हैं तो यह और भी अच्छा है। इससे उसे परेशानी से बचाया जा सकता है। वरिष्ठ हर्यक अजातशत्रु ने विपिन का बचाव करने की कोशिश करते हुए कहा, इस यंग मास्टर विपिन की प्रतिभा और ताकत मेरी तुलना में कहीं ज्यादा है। चंद्रदेव ने बीच में हाथ हिलाकर कहा, बस वह तुमसे उम्र में बड़ा है, इसलिए स्वाभाविक है कि वह ज्यादा ताकतवर लगे। भले ही मैं बूढ़ा हो गया हूं, लेकिन मैं अंधा नहीं हूं। उसकी आभा अस्थिर है और उसकी ताकत में उतार चढ़ाव होता रहता है। हो सकता है कि उसमें कुछ प्रतिभा हो, लेकिन तुम्हारी तुलना में वह बहुत कमतर है। लेकिन हर्यक अजातशत्रु आगे बहस करना चाहते थे, लेकिन चंद्रदेव ने उन्हें बीच में ही रोक दिया। बस, मैं यहां बहस करने नहीं आया हूं। मैं खुलकर कहूंगा, मैं यहां एक डायरेक्ट स्टूडेंट को स्वीकार करने आया हूं। एक डायरेक्ट स्टूडेंट? ऐसे एक्सपर्ट द्वारा चुना जाना, ये एक ही कदम में स्वर्ग पर चढ़ने जैसा है। वास्तव में उनके मार्गदर्शन में स्टार रिवर दायरे के शिखर तक पहुंचना लगभग निश्चित होगा। यह सुनकर भीड़ उत्साह से भर गई। साधकों के लिए एक महान गुरु का होना धन, संसाधन और तकनीक प्राप्त करने के बराबर था। प्रगति स्वाभाविक रूप से होगी। यहां तक कि गजोधर और जालंधर भी उत्साह से पूछे बिना नहीं रह सके। वरिष्ठ, क्या आप हमारी तरह को भी स्वीकार कर रहे हैं? चंद्रदेव ने नकारात्मक लहर के साथ जवाब दिया, चले जाओ। समझा। शर्मिंदा होकर वे पीछे हट गए और झिझकते हुए पूछा, शिष्यत्व के लिए सीनियर की क्या आवश्यकताएं हैं? चंद्रदेव ने नाक भौं सिकोड़ी। स्वाभाविक रूप से जितना युवा और अधिक शक्तिशाली उतना ही बेहतर। मैं यहां हर्यक अजातशत्रु से काफी संतुष्ट हूं। वह हर्यक अजातशत्रु की ओर मुड़ा। युवक, मुझे अपनी ताकत दिखाओ। अगर सुविधा हो तो क्या तुम भी अपने स्वर्ग के भाग्य को साझा कर सकते हो? बेशक, निजी तौर पर कुछ स्वर्ग के भाग्य संचारणीय थे और उन्हें बिना किसी समस्या के साझा किया जा सकता था। हालांकि अन्य गैर संचारणीय थे और उन्हें प्रकट करने से कमजोरियां उजागर हो सकती थीं। जिससे संभावित रूप से शोषण हो सकता था। उदाहरण के लिए, हर्यक अजातशत्रु की रिटर्न 10 टाइम्स एक दायित्व बन सकती है अगर दूसरों को इसके बारे में पता चल जाए। अगर कोई जानबूझकर उसके लिए उपकार करता है तो वे उसे कर्म संबंधी दायित्वों से बांध सकते हैं। इन संवेदनशीलताओं को समझते हुए चंद्रदेव ने सार्वजनिक प्रकटीकरण के लिए दबाव नहीं डाला। इसके बजाय उन्होंने निजी तौर पर प्रतिभा और चरित्र दोनों का परीक्षण करने की कोशिश की। स्वर्ग के भाग्य के बारे में अभी बताना उचित नहीं है, लेकिन मैं अपनी शक्ति का प्रदर्शन कर सकता हूं। हर्यक अजातशत्रु ने अपना सिर हिलाया। सुविधाजनक नहीं? चंद्रदेव ने सिर हिलाया।
ठीक है। शेफ की प्रतिभा को पारंपरिक साधना पथ नहीं माना जाता था, इसलिए इसके बारे में बात करने में शर्मिंदगी होना स्वाभाविक था। जब उसने पहली बार इसे समझा था, तब भी उसे शर्म और असहजता महसूस हुई थी। समझ गया। हर्यक अजात शत्रु ने राहत की सांस ली। उसने अपनी पूरी ताकत झोंकी और एक मुक्का मारा। धमाका। हवा में विस्फोटक ध्वनि गूंजने लगी, जैसे पटाखों की तड़तड़ाहट की आवाज सीधे हॉल से बाहर आ रही हो। जैसा कि जॉय सिटी के शीर्ष प्रतिभाशाली खिलाड़ी से उम्मीद थी, थोड़े ही समय में उसकी ताकत फिर से बढ़ गई है। इतनी ताकत के साथ भले ही वह सुभाषिस के बराबर न हो, लेकिन वह निश्चित रूप से अब इतनी जल्दी नहीं हारेगा। भीड़ दंग रह गई। यह लड़का सुभाषिस के साथ अपने मुकाबले के दौरान स्टार रिवर रियलम में घुस गया था। फिर भी एक चौथाई घंटे से भी कम समय में न केवल उसकी ताकत स्थिर हो गई थी, बल्कि उसमें सुधार भी हुआ था। ऐसी प्रतिभा वास्तव में अजेय थी। यहां तक कि जालंधर और गजोधर भी अपनी सहमति जताने से खुद को नहीं रोक सके। उनके दिलों में प्रतिभा के प्रति प्रशंसा उमड़ रही थी। यदि यह शक्तिशाली व्यक्ति उन्हें शिष्य के रूप में स्वीकार नहीं करता, तो वे स्वयं ऐसा करने के लिए तैयार थे। बुरा नहीं। चंद्रदेव ने संतोष में सिर हिलाया और अपना हाथ आगे बढ़ाया। एक हल्के इशारे के साथ सबके सामने रोशनी का एक भंवर प्रकट हुआ। अपना हाथ अंदर रखो और अपने स्वर्ग के भाग्य को सक्रिय करो। अगर तुम्हारा भाग्य मेरे साथ संरेखित होता है, तो भंवर तुम्हारे शरीर में विलीन हो जाएगा, जिससे तुम्हारा लेवल बढ़ेगा। इसे मेरी ओर से एक भेंट उपहार समझो। बेशक, अगर हमारे भाग्य संरेखित नहीं होते हैं, तो भंवर अपरिवर्तित रहेगा। यह दर्शाता है कि हम नियतिबद्ध नहीं हैं। चिंता मत करो। अगर कोई विलय नहीं होता है, तो मुझे भी नहीं पता होगा कि तुम्हारा स्वर्ग का भाग्य क्या है। हाँ, आपकी समझदारी के लिए धन्यवाद, सीनियर। यह सुनकर कि वह दूसरों को बताए बिना अपने स्वर्ग के भाग्य का परीक्षण कर सकता है, हर्यक अजात शत्रु ने राहत की सांस ली और आगे बढ़ा। जैसे ही वह अपना हाथ अंदर डालने वाला था, हॉल की बड़ी घंटी फिर से बज उठी। 5 घंटियां, 3 लंबी, 2 छोटी। अब क्या? गजोधर को अपने सिर में झुनझुनी महसूस हुई। जब वह बेचैनी से बाहर देखने लगा, तभी एक और बुजुर्ग हॉल में आया। ये आदमी चंद्रदेव की ही उम्र का था। हरे रंग के कपड़े पहने हुए, सख्त चेहरे वाला। हालांकि वह अभी तक नहीं आया था, लेकिन उसकी मौजूदगी ने सभी की आत्मा पर भारी दबाव डाला। यह कोई और नहीं बल्कि निवाण था, जो सोल हॉल का हॉल मास्टर था। चंद्रदेव की तरह उसने भी महसूस किया था कि कोई स्वर्ग की आत्मा के भाग्य को समझ रहा है, और 7 खंड बगों की अपनी दावत को छोड़कर भाग गया था। बूढ़े निवाण, तुम यहां क्यों आए हो? निवाण को देखकर चंद्रदेव आश्चर्यचकित हुआ। वह इसलिए आया था क्योंकि किसी को शेफ स्वर्ग के भाग्य का अंदाजा था। लेकिन निवाण यहां क्यों था? स्वर्ग के भाग्य को इतनी दूर से समझना केवल उन्हीं लोगों के लिए संभव था, जो स्वर्ग के भाग्य के समान प्रकार की प्रैक्टिस करते थे। भले ही दूसरों ने चमक देखी हो, लेकिन वे इसकी प्रकृति को नहीं जान पाएंगे। मैं यहां क्यों हूं? ठीक उसी कारण से आप भी यहां हैं।
निवाण हंसा और कुछ ही कदम आगे बढ़ा। जिस क्षण से वह बुजुर्ग दिखाई दिया, उस समय से लेकर जब वह हॉल में पहुंचा, उसे 3 सांसों से भी कम समय लगा। उसकी गति आश्चर्यजनक थी, फिर भी ऐसा लग रहा था जैसे उसने अपने पैर बिल्कुल भी नहीं हिलाए थे। दूसरों के लिए ऐसी हरकतें कठोर या अजीब लग सकती हैं, फिर भी किसी अज्ञात कारण से सभी को यह स्वाभाविक लगा। उसके बारे में सब कुछ तरल और अजेय लग रहा था। क्या यह किसी आत्मा मास्टर की मन को झकझोर देने वाली आभा है? जालंधर सबसे पहले होश में आया। उसके हाथ और पैर ठंडे हो रहे थे। यदि चंद्रदेव ने पहले ही उसे चौंका दिया था, तो यह नवागंतुक और भी अधिक भयानक था। उन्होंने जानबूझकर कुछ नहीं कहा था या किसी शक्ति का प्रयोग नहीं किया था, फिर भी सभी के विचारों और इच्छाओं को बलपूर्वक विकृत कर दिया गया था। यह अनुमान लगाया जा सकता था कि अगर यह आदमी कुछ करना चाहता है तो उसे किसी बल का इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं होगी। एक विचार मात्र से सभी की यादें मिट सकती हैं और वे खाली खोल बनकर रह जाएंगे। भयानक। गजोधर की ओर मुड़ते हुए उसने वही पीला भाव देखा। वह एक शब्द भी बोलने में असमर्थ था। आप भी यहां एक शिष्य लेने आए हैं? चंद्रदेव ने होश संभाला और अपनी आंखें चौड़ी कर लीं। क्यों नहीं, तुम्हें उत्तराधिकारी खोजने की अनुमति है और मुझे नहीं। निवाण खिलखिलाकर हंसा। बेशक आप कर सकते हैं। चंद्रदेव ने सिर हिलाया, फिर हर्यक अजात शत्रु की ओर मुस्कुराया। हालांकि यह असाधारण रूप से प्रतिभाशाली युवक निस्संदेह मेरा शिष्य बनेगा। अगर युवक का स्वर्ग का भाग्य आत्मा से जुड़ा होता तो वह अब तक इसका खुलासा कर चुका होता। चूंकि उसने ऐसा नहीं किया था, इसलिए इस बात की पूरी संभावना थी कि यह शेफ से जुड़ा हुआ था। यह जरूरी नहीं कि सच हो, निवाण ने हंसते हुए कहा। लेकिन इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाता, बड़ी घंटी एक बार फिर बज उठी। जल्द ही एक काले वस्त्र पहने बुजुर्ग अंदर आया। एक और शक्तिशाली खिलाड़ी को देखकर जालंधर और गजोधर के मुंह से चीख निकल गई। वे पूरी तरह से अवाक रह गए। आज क्या हो रहा था? सबसे पहले डेस्टिनी हॉल को अंदर तक हिला दिया गया और अब शीर्ष विशेषज्ञ एक के बाद एक आ रहे थे, जैसे कि उनका कोई खर्च ही न हो। बूढ़े म्यू, आप भी। निवाण भी उतना ही स्तब्ध था। बेशक, बिल्कुल तुम्हारी तरह मुझे एक संबंध महसूस हुआ और मैंने फैसला किया कि इस युवक को मेरा शिष्य होना चाहिए। 9 रंग का जहर सेक्ट के सेक्ट मास्टर एल्डर विशेंद्र ने प्रसन्नतापूर्वक हर्यक अजात शत्रु की ओर इशारा किया। तुम्हारा शिष्य, सपने देखो। चंद्रदेव का चेहरा काला पड़ गया। ये दोनों उसके 7 खंड के कीड़े खाने आए थे और अब वे उसके शिष्य को चुराना चाहते थे। अपमानजनक। मुझे अपनी अंतर्ज्ञान पर भरोसा है। क्या हम शर्त लगाएं? एल्डर विशेंद्र मुस्कुराया। एक शर्त? किस तरह की? चंद्रदेव ने भौहें सिकोड़ी। सरल है। हम दोनों उसे परीक्षा से गुजरने देंगे। अगर वह मेरा शिष्य बन जाता है तो तुम्हें मुझे 10 स्वादिष्ट भोजन देने होंगे। अगर वह तुम्हारा शिष्य बन जाता है तो मैं तुम्हें एक और 7 खंड बग पकड़ा दूंगा। रुको,
मैं भी इस शर्त में शामिल हो रहा हूं। अगर वह मेरा शिष्य बन गया तो क्या होगा? निवाण आगे बढ़ा। यदि वह आपका शिष्य है तो मैं आपके शिष्य को एक विषहरण गोली उपहार में दूंगा, जिससे वह सभी विषयों से प्रतिरक्षित हो जाएगा। बैठक में उपहार के रूप में इसे रखना कैसा रहेगा? यह उदारता है। निवाण ने सिर हिलाया। उस स्थिति में चाहे वह किसी का भी शिष्य बने, मैं उसे एक स्वर्ण आत्मा मोती भेंट करूंगा। सहमत? चंद्रदेव ने सिर हिलाया। यह बातचीत सुनकर जालंधर और गजोधर का गला सूख गया। वे चंद्रदेव के स्वादिष्ट भोजन का मूल्य नहीं समझ सकते थे, लेकिन वे विषहरण गोली और स्वर्ण आत्मा मोती की दुर्लभता को जानते थे। दोनों अमूल्य खजाने थे। फिर भी इन तीन बुजुर्गों ने उन्हें लापरवाही से एक शर्त में डाल दिया। वे किस प्रकार के लोग थे? हर्यक अजात शत्रु अब प्रसिद्धि पाने वाला है। हमें हर्यक परिवार के साथ अच्छे संबंध स्थापित करने होंगे। उनके मन में भी यही विचार गूंज रहा था। जहां तक हर्यक अजात शत्रु का प्रश्न है, वह भी समझ गया। उसकी मुट्ठियां उत्तेजना से भींच गईं। उसका चेहरा लाल हो गया। अंततः वह उठने ही वाला था। इससे पहले सारी शान विपिन ने छीन ली थी। इस बार वह सब कुछ वापस ले लेगा, दोगुना करके।